अब आगे देखते हैं डिजिटल वॉलेट के बारे में। अच्छा बताओ डिजिटल वॉलेट क्या कौन से होते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, ठीक है। डेटा इंक्रिप्शन सुरक्षा तकनीक है, बता चुका हूँ। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, सेफ्टी करना, ठीक है, जो डिजिटल वॉलेट में उपयोग होता है, लेकिन यह इसका मुख्य कार्य नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक डिजिटल वॉलेट है, तो पेपल। पेपल भी डिजिटल वॉलेट है। आप दे रखे हैं, देखो। अच्छा, रोजर पे, स्ट्राइप और CCA वेन्यू ये पेमेंट गेटवे हैं। क्या है, गेटवे, पेमेंट गेटवे कौन से, रोजर पे, स्ट्राइप, CCA वेन्यू पेमेंट गेटवे हैं, जो व्यापारियों को ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने में मदद करते हैं, लेकिन ये डिजिटल वॉलेट नहीं है, ठीक है। व्यापारियों के लिए बनाए गए हैं ये, ठीक है। पेमेंट गेटवे का मुख्य उद्देश्य होता है ऑनलाइन लेन-देन को सुरक्षित रूप से प्रोसेस करना। यह ग्राहक और व्यापारी के बीच में मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है, जैसे रोजर पे, स्ट्राइप, ये पढ़े थे ना। इनमें से कौन सा डिजिटल वॉलेट UPI आधारित है, गूगल पे। UPI आधारित है गूगल पे, ठीक है। और मेरे भाई पेमेंट गेटवे और डिजिटल वॉलेट में क्या अंतर है। देखो पेमेंट गेटवे भुगतान प्रोसेस करता है, जो भुगतान हो रहा है उसको प्रोसेस करता है, जबकि डिजिटल वॉलेट जानकारी स्टोर करता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पेमेंट गेटवे है जो भारत में लोकप्रिय है, तो रोजर पे। रोजर पे भारत में लोकप्रिय पेमेंट गेटवे है जो व्यापारियों और ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने के लिए समाधान है। नेक्स्ट, डिजिटल वॉलेट में उपयोग होने वाली सुरक्षा तकनीकी इंक्रिप्शन है, बता चुका हूँ। देखो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट से संबंधित है। जो वेबसाइट बनती है ना, वेबसाइट का डेवलपमेंट किया जाता है, वेब वो कौन बनाता है, वो HTML भाषा बनते हैं, CSS और जावास्क्रिप्ट। और वेबसाइट किस भाषा में लिखी जाती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा डिजिटल वॉलेट और पेमेंट गेटवे दोनों के लिए रूप में कार्य करता है, ये डिजिटल वॉलेट भी है और पेमेंट गेटवे भी है, तो वो है पेटीएम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेटीएम दोनों काम करता है, ये डिजिटल वॉलेट भी है, पेमेंट गेटवे भी है, ठीक है। जैसे स्ट्राइप हो गया, CCA वेन्यू के तो पेमेंट गेटवे है, गूगल पे क्या है, सिर्फ डिजिटल वॉलेट। इनमें से कौन सी तकनीक सुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण है। सुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जाम्पल हो जाएगा इमेज क्लासिफिकेशन। इमेज क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग है, क्योंकि सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल डेटा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या है, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का हिस्सा है। क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का हिस्सा है, क्योंकि इसमें लेबल डेटा नहीं होता। भाई अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल डेटा नहीं होता, और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का ही एग्जाम्पल हो जाएगा क्लस्टरिंग। और PCA ये भी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, याद रखना। क्लस्टरिंग और PCA दोनों ही अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का हिस्सा है। रिवार्ड बेस्ड गेम, रिवॉर्ड बेस्ड गेम ये रिइंफोर्समेंट लर्निंग का हिस्सा है। देखो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा के पैटर्न को पहचानना और समूह ढूंढना। डेटा से पैटर्न और समूह को ढूंढना, यही अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का काम होता है, ठीक है। लेबल्ड डेटा के आधार पर भविष्यवाणी सुपरवाइज्ड लर्निंग का कार्य है। लेबल डेटा के आधार पर भविष्यवाणी कौन करता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग करती है। रिवार्ड बेस्ड निर्णय रिइंफोर्समेंट लर्निंग से संबंधित है। रिइंफोर्समेंट लर्निंग में मॉडल किस आधार पर सीखता है, रिवार्ड और पनिशमेंट के आधार पर। रिइंफोर्समेंट लर्निंग में एक एजेंट पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करता है और अपने कार्यों के लिए प्राप्त रिवार्ड और पनिशमेंट के आधार पर सीखता है, ठीक है। लास्ट वाला देख लो थोड़ा सा। लेबल्ड डेटा का प्रयोग सुपरवाइज्ड लर्निंग में करते पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, क्लस्टरिंग और आयाम कम करना। क्लस्टरिंग और आयाम कम करना ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से संबंधित है। क्लस्टरिंग
अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इनमें से कौन सा सुपरवाइज्ड लर्निंग का प्रयोग करता है? स्पैम ईमेल डिटेक्शन, जो स्पैम वाली इमेज होती हैं इसको डिटेक्ट करता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। और यहाँ देखो ग्राहक सेगमेंटेशन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जाम्पल है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्लस्टरिंग होती है, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्राहक सेगमेंटेशन। ठीक है। और अनामली डिटेक्शन आमतौर पर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का उपयोग करता है। तो भाई देखो ग्राहक सेगमेंटेशन, अनामली डिटेक्शन दोनों ही अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के हैं। और नेक्स्ट है टेक्स्ट समरीकरण, सेमी सुपरवाइज्ड या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग दोनों पर आधारित है। टेक्स्ट समरीकरण सेमी सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड दोनों पर आधारित है। और अनामली डिटेक्शन ग्राहक सेगमेंटेशन दोनों ही अनसुपरवाइज्ड के हैं। इनमें से कौन सा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जाम्पल? तो वही है क्लस्टरिंग, के मीन्स क्लस्टरिंग। देखो स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन, स्टॉक मार्केट का जो प्रेडिक्शन करते हैं ना, हम लगाते हैं स्टॉक का प्राइस वो या ज़्यादा हुआ कम होगा, तो स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन इस सुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण है। और सुपरवाइज्ड लर्निंग कैसी होती है? रिग्रेशन वाली। ठीक है। चैटबॉट प्रशिक्षण, ये भी सुपरवाइज्ड या रिइंफोर्समेंट पर आधारित है। चैटबॉट सुपरवाइज्ड और रिइंफोर्समेंट दोनों पर। ठीक है। सेंटिमेंट एनालिसिस भी सुपरवाइज्ड लर्निंग का उपयोग करता है। रिइंफोर्समेंट लर्निंग का एक सामान्य उपयोग क्या है? स्वायत्त वाहन प्रशिक्षण। रिइंफोर्समेंट लर्निंग में इसका एग्जाम्पल होगा स्वायत्त वाहन प्रशिक्षण। भाई जब वाहन का प्रशिक्षण करते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, आदमी गिरता है फिर उठता है, अपनी गलती से सीखता है। ठीक है। तो रिइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्वायत्त वाहन प्रशिक्षण। लॉस फंक्शन सुपरवाइज्ड लर्निंग में उपयोग होता है। लॉस फंक्शन का प्रयोग करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग में। और लेबल डेटा ट्रांसफर, IPv4 IPv6 में कौन सा प्रोटोकॉल 128 बिट का होता है? तो IPv6 32 बिट वाला होता है IPv4। नेक्स्ट IPv4 का एग्जाम्पल देख लो, 192 168 1.1। ठीक। और IPv6 क्या है? यह 128 बिट एड्रेसिंग का उपयोग करता है, जो बहुत अधिक संख्या में यूनिक एड्रेस 2 की पावर 128 प्रदान करता है। इसका प्रारूप हेक्साडेसिमल में होता है। IPv6 को किस में लिखा जाता है? हेक्साडेसिमल में। ठीक है। और IPv4 को दशमलव में, याद रखना IPv4 को दशमलव में लिखते हैं और IPv6 को हेक्साडेसिमल में। पहचान ये है कि IPv6 में हमेशा अनुपात का चिन्ह आता है, अनुपात का पॉइंट नहीं आता है, इसमें दशमलव नहीं आता, लेकिन IPv4 में दशमलव आता है। देखो 192 पॉइंट है कि नहीं, 168.1 ऐसे। और यहाँ देखो 2001 अनुपात, फिर अनुपात ऐसे दे रखा है। IPv4 एड्रेस में कितने ऑक्टेट होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं, 4 देख लेते हैं। IPv4 एड्रेस 32 बिट लंबा होता है, जिसे 4 ऑक्टेट मतलब 8 बिट, प्रत्येक में 8 बिट होते हैं। 4 ऑक्टेट होते हैं, प्रत्येक में 8 8 8 832 हो गया ना। और प्रत्येक ऑक्टेट को दशमलव संख्या 0 से लेकर 255 के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है। IP4 में हमेशा जो संख्या होगी 0 से लेकर 255 के बीच में होगी और डॉट से अलग किया जाता है। ठीक है। जैसे 172.16 ऐसे करके। IPv6 में एड्रेस को 8 ब्लॉक में बांटते हैं, प्रत्येक ब्लॉक में 16 बिट होते हैं। ठीक है। एक IPv4 में 4 ऑक्टेट होते हैं, याद रखना। IPv4 में 4 ऑक्टेट होते हैं, IPv6 में 8 ब्लॉक होते हैं। इनमें से कौन सा IPv6 का लाभ है? अधिक एड्रेस स्पेस। IPv6 में अधिक एड्रेस स्पेस मिल जाता है। IPv6 का हेडर आकार IPv4 से बड़ा होता है। ठीक है। क्योंकि IPv6 का हेडर का आकार 40 बिट बाइट्स का होता है और IPv4 का 20 बाइट्स का होता है। IPv6 मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता को कम करता है। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता को कम करता है IPv6, क्योंकि यह ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का समर्थन करता है। और IPv6 मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता को कम करता है और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ये करता है। और याद रखना IPv6 में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं होती।
IPv6 में नेट की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये पर्याप्त एड्रेस उपलब्ध रहता है इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पर भी दे रखा है, एक सेकंड। IPv6 में इनमें से कौन सा एड्रेस टाइप यूनिकास्ट एड्रेस का उदाहरण है? तो 2001 अनुपात ही बना हो जाएगा। IPv4 की तुलना में IPv6 में कौन सा प्रोटोकॉल हटा दिया गया है? तो IPv6 से कौन सा प्रोटोकॉल हटा दिया गया है? ARP हटा दिया गया है। अब देखो TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? 4। कौन सी होती हैं? नेटवर्क इंटरफेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। रट लो, TCP/IP में 4 लेयर होती हैं। नेटवर्क इंटरफेस लेयर, जिसे लिंक लेयर भी कहते हैं, दूसरी है इंटरनेट लेयर, तीसरी है ट्रांसपोर्ट, चौथी एप्लीकेशन। कौन सी हो गई? नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क, फिर उसके बाद इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन। सबको देखेंगे करके। नेटवर्क इंटरफेस लेयर या लिंक लेयर, देखो यह डेटा को फिजिकल नेटवर्क पर ट्रांसमिट करने के लिए होती है। डेटा को फिजिकल नेटवर्क पर ट्रांसमिट करती है नेटवर्क इंटरफेस लेयर, जैसे ईथरनेट और वाईफाई। भाई ईथरनेट और वाईफाई क्या है? ये नेटवर्क इंटरफेस लेयर पर कार्य करते हैं, याद रखना, इनको भूलना मत। ईथरनेट और वाईफाई कहाँ पे? नेटवर्क इंटरनेट लेयर पर। भाई वाईफाई से नेट चलता है, ईथरनेट से नेट चलता है, इसलिए इंटरफेस और नेटवर्क चलता है। अब है इंटरनेट लेयर, यह डेटा पैकेट को रूट करता है और IP एड्रेसिंग के लिए जिम्मेदार है। भाई IP एड्रेसिंग के लिए जिम्मेदार है इंटरनेट लेयर, डेटा को पैकेट में भेजता है, याद रखना। IP प्रोटोकॉल जो है इंटरनेट लेयर में पाया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर 2 होती हैं, TCP और UDP, डेटा को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में क्या है? यह यूजर एप्लीकेशंस के लिए प्रोटोकॉल प्रदान करता है। तो एप्लीकेशन लेयर में कौन से प्रोटोकॉल होते हैं भाई? 3 हैं। HTTP पढ़ चुके हैं, HTTP, FTP और DNS। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल TCP/IP के ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से संबंधित है? ट्रांसफ़र, देखो ट्रांसफ़र मतलब, ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब, देखो याद रखा है, ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 प्रोटोकॉल होते हैं, TCP और UDP। ठीक है, TCP हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, TCP का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड और विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन करता है। भाई TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है, डेटा को ट्रांसमिट करता है। UDP क्या है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये कनेक्शन लेस, ये भी कनेक्शन, अच्छा ये कनेक्शन लेस है, तेज है लेकिन कम विश्वसनीय है। कुल मिला के जो TCP है ना, वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, UDP बिना कनेक्शन के है। IP तो जानते ही हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है, तो इसका प्रयोग नेटवर्क लेयर में करते हैं। बताया ना भाई, देखो इधर देखो, कहाँ गया, ये रहा, देखो इंटरनेट लेयर में IP दिख रहा है दूसरे नंबर पर, इंटरनेट लेयर में IP प्रोटोकॉल होता है। और HTTP ये एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। भाई 3 थे ना एप्लीकेशन में, देखो ये HTTP, FTP और DNS। ठीक है, और अब है ARP, ये नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर पर कार्य करता है। ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, याद रखना। ARP कहाँ कार्य करता है? नेटवर्क लेयर पर। नेक्स्ट, TCP और UDP में अंतर क्या है? TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और UDP कनेक्शन लेस होता है, बताया तभी। देखो TCP क्या करता है? यह विश्वसनीय है क्योंकि यह एरर को चेक करता है, रीट्रांसमिशन करता है और फ्लो कंट्रोल प्रदान करता है। जो फ्लो हो रहा है ना, उसके कंट्रोल प्रदान करता है, रीट्रांसमिशन करता है और एरर की त्रुटि को चेक करता है TCP। ठीक है, और TCP में देखो TCP क्या है? यह कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल सही है, जो डेटा ट्रांसमिशन से पहले एक कनेक्शन 3 वे हैंडशेक शब्द करता है। पूछिए 3 वे हैंडशेक कनेक्शन कौन शब्द करता है? TCP करता है। और ये विश्वसनीय है और एरर को चेक करता है,
रीट्रांसमिशन करता है और फ्लो कंट्रोल करता है, ठीक है। और टीसीपी के अंदर कौन से प्रोटोकॉल आते हैं? एचटीटीपी, एफटीपी और एसएमटीपी। हट लेना। टीसीपी के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, ठीक है। इसकी पहचान यही है कि लास्ट में टीपी आता है। टीसीपी में लास्ट में टीपी आता है। देखो एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी। अब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी, तो पढ़ चुके हैं। ये कनेक्शन लेस होता है, जो बिना कनेक्शन स्थापित किए डेटा भेजता है। यह तेज़ है लेकिन विश्वसनीय कम है। यह एरर चेक नहीं करता, ना ही कोई रिट्रांसमिशन करता है। यूडीपी का एग्जाम्पल क्या है? डीएनएस और वीओआईपी स्ट्रीमिंग, ठीक है। डीएनएस, वीओआईपी स्ट्रीमिंग किसके एग्जाम्पल है? यूडीपी के। टीसीपी आईपी मॉडल में आईपी प्रोटोकॉल किस लेयर से संबंधित है? आईपी बताया था ना, आईपी इंटरनेट लेयर से संबंधित है, इंटरनेट लेयर। और इंटरनेट प्रोटोकॉल दो होते हैं, IPv4, IPv6, ठीक है। और ICMP क्या है भाई? देखो, इसे बोलते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। ICMP क्या करता है? एरर मैसेज और डायग्नोस्टिक्स करता है। क्या करता है? एरर मैसेज और डायग्नोस्टिक्स। ARP पढ़ चुके हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और ये आईपी को मैक एड्रेस में बदल देता है। ARP क्या करता है? आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में बदलने का काम करता है। देखो एप्लीकेशन लेयर पर कौन से प्रोटोकॉल होते हैं? HTTP, FTP और DNS पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पर TCP, UDP। और नेटवर्क इंटरफेस लेयर कौन से होते हैं? ईथरनेट, वाईफाई। कौन सा पोर्ट नंबर आमतौर पर HTTP के लिए होता है? 80। HTTP के लिए 80 होता है। याद रखना, TCP IP में पोर्ट नंबर का उपयोग एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल को पहचानने के लिए करता है। जो एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है उसको पहचानने के लिए पोर्ट नंबर का प्रयोग करता है। और पोर्ट नंबर 21 किसके लिए होता है? FTP के लिए। और HTTPS के लिए क्या होता है? 443, ठीक है। और 25 किसके लिए होता है? SMTP। तो SMTP के लिए 25 होता है, HTTPS के लिए 443, FTP के लिए 21 और HTTP के लिए 80। TCP में 3 वे हैंडशेक प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? कनेक्शन स्थापित करना। तो TCP तो 3 वे हैंडशेक करता है, कनेक्शन स्थापित करता है। ये समझो SYN क्या होता है? देखो यहाँ पे 3 वे हैंडशेक होता है ना, उसको 3 चरण ये होते हैं, SYN, ACK और ACK। देखो SYN क्या करता है? क्लाइंट सर्वर को SYN पैकेट भेजता है, मतलब ये पैकेट भेजता है SYN, और दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये जवाब देते हैं। सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट, मतलब पैकेट के साथ जवाब देता है, वो पैकेट भेजता है SYN, ये दोनों मिलकर जवाब देते हैं। ACK क्या करता है? पैकेट भेजकर कनेक्शन की पुष्टि करता है, पुष्टि, ठीक है। नेक्स्ट, IoT एक तकनीकी है जो विभिन्न डिवाइसेस जैसे सेंसर, स्मार्ट उपकरण और वाहन को इंटरनेट से जोड़ती है। IoT कुछ नहीं है। IoT क्या है? जितने भी यंत्र हैं, जितने भी उपकरण हैं, सेंसर हो गया, स्मार्ट उपकरण हो गए, वाहन हो गए, इसको इंटरनेट से जोड़ने का काम IoT का होता है, ताकि वे डेटा एकत्र कर सकें और शेयर कर सकें, ठीक है। स्मार्ट होम डिवाइस जैसे स्मार्ट थर्मोस्टेट हो गया, तापमान डेटा एकत्र करते हैं और उसे क्लाउड पर भेजकर ऑटोमेटिक करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल IoT डिवाइसेस में सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो IoT डिवाइस में कौन सा प्रोटोकॉल होता है? MQTT। MQTT क्या है बताओ? ये प्रोटोकॉल है जो IoT प्रयोग होता है। फुल फॉर्म क्या है? मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो कम बैंडविड्थ और कम पावर वाले IoT डिवाइसेस के लिए आदर्श है। MQTT कम बैंडविड्थ लेता है और कम पावर लेता है, ठीक। और यह सेंसर डेटा को तेज़ी से ट्रांसमिट करता है।